अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है बेटे, ठीक है आप लोग? सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है बेटे, ठीक है आप? जी मेरी आवाज़ सबको आ रही है? यस सर। जी सर आ रही है। अच्छा, बस थोड़ी देर वेट करते हैं, ये बाकी भी ऑनलाइन हो जाएंगे तो फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज गुड न्यूज़ ये है कि आज हमने बहुत ही थोड़ा पढ़ना है। तो हमने सिर्फ एक दो कंडीशंस जो हैं वो डिस्कस करनी है बस, और उसके बाद हमारा आज का लेक्चर एंड हो जाएगा। तो ओके सर। मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी ख़त्म हो जाएगा, हमारा जो लेसन है उसको भी कवर कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये खलीफा। सर जी सर, कल के लेक्चर में से एक क्वेश्चन था जी थोड़ा। जी जी जी। सर बुक पे उन्होंने लिखा हुआ था कि केमिकल सिनेप्सिस में कि अगर न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटरी हो तो हाइपर पोलराइजेशन होती है। सर वो पूछना था कि उसका क्या कॉन्सेप्ट है। न्यूरो ट्रांसमीटर अगर इनहिबिटरी हो तो हाइपर पोलराइजेशन कॉज करता है। बिकॉज वो पोटेशियम चैनल्स की ओपनिंग करता है ना, तो जिसकी वजह से पोटेशियम जो है वो इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट से एक्स्ट्रासेलुलर इन्वायरमेंट में जाता है, तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो पोलराइज से हाइपर पोलराइज की तरफ चला जाता है। नॉर्मली जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है वो यही करते होते हैं, एक तो स्टिमुलेटरी का इफेक्ट जो है नलीफाई करते हैं, और उसको इतना नलीफाई करते हैं कि पोटेशियम का आउटफ्लक्स जो है वो फॉर लॉन्ग टाइम होती है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन जो है वो हाइपर पोलराइज हो जाता है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, ये अभी आज कोई क्लास थी आप लोगों की इससे पहले? ये फिर क्यों नहीं आ रहे सारे? 46 हैं अभी तक सिर्फ। इसके बाद लेक्चर है आप लोगों का 2:30 3:30 पे कोई? नो सर। नो सर। तो सर नो सर। आज के दिन सिर्फ एक ही लेक्चर होता है? जी जी सर। सर। यस सर। इसका मतलब ये है कि फिर हम आज के दिन के लिए ज़्यादा काम रखेंगे, मतलब हम ज़्यादा पढ़ेंगे उसके नहीं लिए, सर। ताकि हमारे लिए मतलब बाकी दिनों में थोड़ा पढ़ेंगे, इस दिन ज़रा ज़्यादा पढ़ें। आप लोग फ्रेश होते चले हो, ये ठीक है। आप लोग फ्रेश होते हो तो ये थोड़ा सा इजी रहता है आपको कोई समझना तो भी। सर नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करें, अभी तो इस वीक हमने ज्यादा पढ़ लिया। सही है, चलो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर लेंगे। पहले सबको तो बुलाओ, ये जल्दी आए, ये क्या कर रहे हैं ये बच्चे सारे? ये तो अभी 7 मिनट हो गए हैं और कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं हमारी लाइट ऑफ है, हमारा वाईफाई बंद हो गया है। अच्छा, लाइट क्यों ऑफ है? बारिश है आज तो, यस बारिश सर। वैसे हुई है।
लेकिन इतने भी तो नहीं हुई थे। असल में ये भी हो सकता है कि अक्सर बच्चे जो हैं वो नमाज पढ़ रहे हों तो घर पे होते हैं। यहाँ पे डिस्टर्ब सो रही हूँ। ये भी हो सकता है। हाँ, मैं ये कहने लगा था लेकिन क्योंकि आज जुम्मा था तो इसलिए मैंने बात की नहीं सोने वाली। मैं कहा कम से कम जुम्मे के दिन तो कम से कम उठते होंगे। अच्छा, तो आज का हमारा जो लेक्चर है शुरू करें फिर। 51 हो गए बच्चे, बस बहुत हैं, इतने काफ़ी हैं। अच्छा जी, तो आज हमने सिर्फ ये जो 2 टर्म्स हैं ये पढ़ने हैं बस। क्या यहाँ लिखा हुआ है, कौन इसको प्रोनाउंस करेगा? ये क्या है, इसको क्या कहते हैं? इसको प्रोनाउंस कोई करके इसका ये नाम तो मुझे रीड करके बताए कोई। बुलियन बार। बुलियन बार सिंड्रोम। और कौन प्रोनाउंस करेगा इसको? कोई नहीं, बस पढ़ के ही सुनाने बताना है सिर्फ। अभी तो मैंने पूछा ही नहीं बुलियन है इसका। बारे। बुलियन बारे सिंड्रोम, हाँ। और गुलियन बेयर सिंड्रोम। बुलियन बेयर सिंड्रोम। अच्छा, इसमें ना डबल एल साइलेंट है तो इसको हम गिया बारे सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है? गिया बारे सिंड्रोम। सो गिया बारे सिंड्रोम ये बेसिकली एक कंडीशन है और इसको अभी हम डिस्कस करते हैं थोड़ी देर तक, ठीक है? चलें जी, तो हम आज हमने बेटे सिर्फ इन 2 डिजीज को थोड़ा सा डिस्कस करना है और उसके बाद फिर हम दर्स खत्म करने लेक्चर आज का। सो अच्छा जी, तो मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करूँगा 1 2 3 क्वेश्चंस आप लोगों से करके, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज द एग्जाम। हमने एग्जाम का क्रॉस सेक्शन लिया है। 3 एग्जाम्स हैं, ये 3 न्यूरॉन्स हैं, उनका हमने क्रॉस सेक्शन लिया है। और ठीक है, तीनों एक ही साइज के हैं। अगर थोड़ा बहुत साइज का डिफरेंस नज़र आ रहा है तो उसको इग्नोर कर लें बिकॉज ये सारे सेम साइज के हैं। अच्छा, दिस इज एग्जाम नंबर A, एग्जाम नंबर B और न्यूरॉन नंबर 3, ठीक है? इसके बाद हम यहाँ पे ये है आपका जनाब ये है श्वान सेल। इसको उसने कवर किया हुआ है। उसके बाद ये आपके पास एक दूसरा श्वान सेल है। और ये हमारे पास थर्ड एग्जाम है, ठीक है? चलें जी, यहाँ पे देखें ये श्वान सेल है और ये 3 एग्जॉन्स हैं हमारे पास। 3 हमने नर्व्स लिए
उनको हमने क्रॉस सेक्शन लिया और हमने उनके ऊपर जब देखा उनका स्ट्रक्चर, तो एक के ऊपर जो है इस तरह से बस नर्व फाइबर ही हमें नजर आया एक्सॉन का, और आगे पीछे कुछ नहीं नजर आया। एक हमें नजर आया कि ये जो है नर्व फाइबर्स हैं और उसके इर्द गिर्द जो है ये श्वान सेल उसके इर्द गिर्द है, और ये दूसरा जो है हमने नर्व फाइबर देखा जिसमें श्वान सेल जो है वो श्वान सेल उनको सराउंड कर रहा है। ठीक है, तो ये सेल नंबर ए, सेल नंबर बी और सेल नंबर सी। ये सब मैं थोड़ा सा मैं इसको दोबारा करना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो चीज़ मैं असल में आपसे पूछना चाह रहा हूँ हो सकता है आप लोग इस तरह से मुझे ना बता सकें। कोशिश करता हूँ इसको ज़रा अच्छे तरीके से ड्रॉ करने की। चलो ये एक श्वान सेल, ये फिर आपका चलो होपफुली अब थोड़ा सा क्लियर। चलें जी, अब आप लोगों की बारी है, मैंने अपना काम खत्म कर लिया। ये हैं तीन हमारे पास डिफरेंट नर्व्स, ठीक है, डिफरेंट नर्व फाइबर्स हैं। कोई इसमें से बता सकता है कि इन तीनों में से माइलिनेटेड नर्व फाइबर कौन सा है, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर कौन सा है? जी ए बी सी। जी जी दोबारा प्लीज आप बताएं क्या? ए अनमाइलिनेटेड ए इज अनमाइलिनेटेड, बी और बी माइलिनेटेड, और सी ये थोड़ा सा माइलिनेटेड। सी थोड़ा सा माइलिनेटेड। अब मतलब हम सिर्फ माइलिनेशन और अनमाइलिनेशन की बात कर रहे हैं, सो हम ये कह सकते हैं कि ए इज अनमाइलिनेटेड और बी और सी इज माइलिनेटेड, इस तरह कह सकते हैं? यस सर। चलें जी, और कोई दूसरा इनपुट दे, कोई दूसरा बच्चा जो इससे हटके कुछ सोच रहा हो कि इनमें से इन तीनों में से कौन से न्यूरॉन्स जो हैं ए बी सी में से कौन से जो न्यूरॉन्स हैं वो माइलिनेटेड हैं और कौन से अनमाइलिनेटेड हैं, बस इतना सा बताना है फिलहाल। सर शायद सी माइलिनेटेड ना हो। सी माइलिनेटेड ना हो, अच्छा जी, सब इससे मुत्तफिक हैं कि इस तरह ही होगा? हाँ अच्छा, तो यहाँ पे ये मैंने इसलिए सिर्फ ये कहानी इतना की कि उसकी उसकी वजह ये है कि आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं आप डेवलप करना चाह रहा हूँ। देखिए हमेशा जो है ये दोनों श्वान सेल्स हैं ना, बी और सी के इर्द गिर्द दोनों श्वान सेल्स हैं, लेकिन अगर मैं आपको सिंपल सा बताऊं तो मैं कहूँगा दिस न्यूरॉन बी इज माइलिनेटेड, दिस इज माइलिनेटेड, न्यूरॉन सी इज अनमाइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड, ठीक है, और न्यूरॉन ए इज डिजीज्ड। याद रखिएगा यहाँ पे इसको मैं बी को माइलिनेटेड क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज श्वान सेल ने जो है मल्टीपल लेयर्स बनाई हैं इसके। सो जब मल्टीपल लेयरिंग होती है, सो कल मैं आपको बता रहा था कि बेसिकली वो श्वान सेल जो है वो एक्सॉन के इर्द गिर्द जो है मल्टीपल लेयर्स बनाता होता है। सो दिस मल्टीपल लेयर्ड एक्सॉन इज बेसिकली माइलिनेटेड न्यूरॉन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं ना बेटे, उसके इर्द गिर्द भी श्वान सेल होते हैं, बट श्वान सेल उसकी माइलिनेशन नहीं करता। सो श्वान सेल बेसिकली जितने पेरिफेरल नर्व्स हैं, एक सेंट्रल नर्व्स है ना, एक सेंट्रल नर्व्स हैं और एक पेरिफेरल नर्व्स हैं, जितने भी पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंदर जितने भी नर्व्स हैं, नर्व फाइबर्स हैं, वो माइलिनेटेड हो या अनमाइलिनेटेड हो, दोनों के इर्द गिर्द श्वान सेल होता है प्रेजेंट, ठीक है। लेकिन जो माइलिनेटेड होते हैं वहां पे श्वान सेल माइलिनेशन करता है, प्रॉपर उसकी लेयरिंग होती है, मल्टीपल लेयर्स वो बनाता है। जो अनमाइलिनेटेड होता है जिस तरह ये है, इसके इर्द गिर्द श्वान सेल जो है वो लेयर नहीं बनाता, ठीक है।
सो सिंपल ये आप, और ये जो है जिसके इर्द गिर्द कोई भी आपको सेल नहीं नजर आएगा, सो इसका मतलब ये कि ये डिजीज है, इसका मतलब है कोई ऐसी डिजीज है जिसने बेसिकली इस सेल की डीमाइलिनेशन करवाई हो, इस एक्सॉन की डीमाइलिनेशन करवाई हो। ऐसी कंडीशंस, ऐसी डिजीजेस जिसके अंदर जो है वो डीमाइलिनेशन भी होती है एक्सॉन्स की, डीमाइलिनेशन की वजह से जो है फिर उनकी जो कंडक्शन है वो थोड़ी सी वेलोसिटी जो है वो डिस्टर्ब होती है, और जो उसके अगेंस्ट जो है जो उस नर्व फाइबर्स के थ्रू जो नर्व इम्पल्स की मूवमेंट है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। सो हम कहते हैं कि वो पार्शियल या कंप्लीट पैरालिसिस जो है वो काज करता है। सो यहाँ पे इस चीज को आपने बेटे जहन में क्लियर करना है कि बेशक माइलिनेटेड हो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो नर्व फाइबर्स हैं वो बेशक माइलिनेटेड हो या अनमाइलिनेटेड हो, उनको अगर माइलिनेटेड होंगे या अनमाइलिनेटेड होंगे उन दोनों में श्वान सेल्स होंगे, लेकिन जो माइलिनेटेड होंगे वहां पे श्वान सेल्स प्रॉपर जो है वो लेयर्स बनाएगा, डिफरेंट लेयर्स बनाएगा उसके इर्द गिर्द, उस एक्सॉन नर्व फाइबर्स के इर्द गिर्द, तो हम उसको फिर माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहते हैं। और जिसके इर्द गिर्द श्वान सेल कोई लेयर नहीं बनाता, सो दोज लेयर्स आर दोज एक्सॉन्स या नर्व फाइबर्स आर बेसिकली अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। ठीक है, तो और ये जहाँ पे आपको कुछ भी ना नजर आए, बिल्कुल क्लियर नजर आए, सो ये बेसिकली डिजीज्ड है, ये नॉर्मल नहीं है। ठीक है, दिस इज डिजीज्ड, इसको हम डिजीज्ड कहेंगे। तो कोई ऐसी डिजीज जो कि बेसिकली डीमाइलिनेशन काज करवाता हो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, सो उसकी एक टिपिकल एग्जांपल है गुलिया-बारे सिंड्रोम। गुलिया-बारे आप लोगों ने कहा ना, क्योंकि हमें स्पेलिंग याद करने के लिए गुलिया-बारे कहना पड़ता है, वैसे ये है गुआ-बारे सिंड्रोम, गिया-बारे सिंड्रोम, डबल एल इसमें साइलेंट है, गिया-बारे सिंड्रोम है ये। सो गिया-बारे सिंड्रोम इज एक्चुअली द डीमाइलिनेटिंग डिजीज ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मैं इसको PNS लिख रहा हूँ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो दिस Guillain-Barré syndrome is basically the demyelinating disease of peripheral nervous system। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली असेंडिंग पैरालिसिस होती है। असेंडिंग पैरालिसिस का मतलब क्या होता है कि वो नीचे से शुरू होती है और वो ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा Guillain-Barré सिंड्रोम में जो सबसे ज़्यादा डेंजरस कंडीशन होती है वो ये होती है कि जब वो डीमाइलिनेशन स्टार्ट होती है नर्व फाइबर्स की और वो नीचे से ऊपर की तरफ आ रही होती है, वो आपके अगर चेस्ट मसल को, रिस्पिरेटरी मसल्स के जो नर्व फाइबर्स हैं, अगर उनको वो डैमेज कर दें, वहाँ उन फाइबर्स की डीमाइलिनेशन हो, तो उसके बाद फिर क्या होगा कि आपकी जो रिस्पिरेशन सिस्टम है या जो रिस्पिरेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। जब रिस्पिरेशन डिस्टर्ब होगी सो उसकी वजह से क्या होगा, चांसेस ये हैं, बिकॉज जब सांस नहीं ले सकेंगे सो उसमें नुकसान यही है कि डेथ के प्रॉपर चांसेस हैं कि उसमें डेथ हो जाए। सो पहले जो है लोग इस डिजीज से जो है उनकी डेथ होती थी, गियाबारे सिंड्रोम से उनकी डेथ होती थी, बिकॉज और डेथ जो है वो उसकी मेन रीजन जो है रिस्पिरेटरी अरेस्ट होता था, कि रिस्पिरेटरी जो है सिस्टम या लंग्स जो हैं वो काम करना छोड़ देते थे। तो उनकी जो पैरालिसिस थी तो बेसिकली रिस्पिरेटरी मसल की पैरालिसिस की वजह से लंग्स जो है वो काम करना छोड़ देते, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की वजह से या सांस लाने की वजह से जो है वो पेशेंट डाई आउट करता था। लेकिन अब जो है, अब ऐसे होता है कि अब इस तरह के पेशेंट्स को जिनको गियाबारे सिंड्रोम के जो पेशेंट्स होते हैं और उनकी जब डीमाइलिनेटिंग कंडीशन जो है वो प्रोग्रेस कर रही होती है अपवर्ड, सो उस केस में क्या करते होते हैं कि उन पेशेंट्स को वेंटिलेटर पे लगा देते हैं। वेंटिलेटर पे लगाने का फ़ायदा क्या होता है कि वो बेसिकली आर्टिफिशियली उनको एयर जो है वो ऑक्सीजन मिल रही होती है और वो उसी को यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनके जो मसल्स हैं ना, रिस्पिरेटरी मसल्स, जो 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 चेस्ट मसल्स हैं, जो कि डायफ्राम जो है, जो कि इंस्पायरेशन एक्सलेशन में काम कर रहा होता है, वो इतने ज़्यादा यूटिलाइज नहीं होते, वो इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते उस वेंटिलेटर की वजह से। सो जब वो मसल रेस्ट फॉर्म में होते हैं, रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं, सो उसका फ़ायदा क्या होता है कि उस दौरान आफ्टर सम टाइम पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखने के बाद आफ्टर मंथ्स, आफ्टर 1 to 2 मंथ्स आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद पेशेंट जो है वो उस वेंटिलेटर के साथ फाइट करना शुरू कर जाएगा। उसकी उसकी वजह क्या है कि वो ये कहेगा कि मुझे वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स थे उनकी माइलिनेशन हो चुकी होती है, वो रीजनरेशन उसकी हो चुकी होती है, वो ठीक हो जाते हैं, रीजनरेशन हो जाती है, जिसकी वजह से फिर
पेशेंट जो है वो रिकवर कर जाता है। सो Guillain-Barré syndrome अगर कोई आपसे पूछे, so this is actually the demyelinating disease, but it is a demyelinating disease of peripheral nervous system in which basically the Schwann cells are actually damaged, ठीक है, somehow. So these cells take some time to regenerate, ठीक है. So वो regeneration time जो है वो हम patient को provide कर देते हैं और उसकी वजह से nerves जो nerve cells हैं, जो nerves हैं वो regenerate कर जाते हैं, माइलिन शीट्स जो हैं वो रीजनरेट कर जाती हैं और उनकी जो नर्व इंपल्स कंडक्टिंग एबिलिटी है वापस आ जाती है, रिकवर हो जाती है, ठीक है. सो ये तो हमारे पास थी एक कंडीशन, डीमाइलिनेटिंग कंडीशन, जिसके अंदर बेसिकली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो नर्व्स हैं उनकी डीमाइलिनेशन होती है. इसके अगेंस्ट एक दूसरी जो कंडीशन है दैट इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस. मल्टीपल स्क्लेरोसिस. What is multiple sclerosis? Multiple sclerosis is also a demyelinating disease. Multiple sclerosis is also a demyelinating disease. But here demyelination occurs in the neurons of central nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम. जी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स हैं उनकी डीमाइलिनेशन होती है. और अगर आपको याद हो, मैंने आपको कहा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो माइलिनेशन है वो कौन से सेल्स करते होते हैं? ओलिगो और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स. ओलिगोडेंड्राइट. जी, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स. Oligodendrocytes are basically responsible for the myelination of central nervous system neurons, जबकि peripheral nervous system की myelination कौन करता है? Schwann cells. जी, तो यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कंडीशन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो डीमाइलिनेटिंग डिजीज आती है. सो देखो, इस तरह मैंने आपको कहा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जब डीमाइलिनेटिंग डिजीज होगी जिसको हम गुइllain-Barré सिंड्रोम कहते हैं, तो उसमें असेंडिंग पैरालिसिस है कि वो ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, वो मूव करती है, असेंडिंग जो पैरालिसिस है. लेकिन जो सीएनएस डीमाइलिनेटिंग डिजीज है, जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, उसमें क्या होता है कि जो कंडीशन है, जो पैरालिसिस है, वो ऊपर से नीचे की तरफ मूव करती है. पहले जो है वो ब्रेन जो है वो पैरालाइज होता है, इसके बाद जो है फिर बाकी ऑर्गन्स जो हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं. तो उसमें बेसिकली जो उसकी जो मूवमेंट है या उसकी जो क्या कहते हैं प्रोग्रेशन है, वो बेसिकली डाउनवर्ड्स है. वो नीचे जो है वो पैरालिसिस करती है, डाउनवर्ड पैरालिसिस करती है. पहले ऊपर से स्टार्ट होती है और फिर नीचे की तरफ आती जाती है, ठीक है. सो मल्टीपल स्क्लेरोसिस एज कंपेयर टू द गुइllain-Barré सिंड्रोम दैट इज मोर डेंजरस डिजीज. उसकी वजह ये है कि देखें गुइllain-Barré सिंड्रोम में तो मैंने आपको कहा कि सिर्फ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, पेरिफेरल नर्व्स इफेक्टेड है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो तो काम कर रहा है, ठीक है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो नर्व्स हैं वो तो ठीक है. अब क्या है कि उसमें आप पेशेंट को वेंटिलेटर पर डालते हो तो जो पेरिफेरल नर्व्स हैं उनको रेस्ट मिल जाता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिस्पायरेशन. सो वो उस दौरान जिस दौरान रेस्ट कर रहे होते हैं उस दौरान उनकी रीजनरेशन हो जाती है, ठीक है. लेकिन यहाँ पे मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि बेसिकली इसमें जो डीमाइलिनेशन होती है उसकी वजह क्या होती है कि आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट जो हैं वो डैमेज हो गए होते हैं, वो प्रॉपर जो है वो फंक्शन नहीं कर रहे होते हैं. तो उसमें क्या है कि इसमें जो रीजनरेशन की एबिलिटी है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स में या सीएनएस के न्यूरॉन्स की कम है एज कंपेयर टू दी, या स्लो है एज कंपेयर टू दी न्यूरॉन्स ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ. ये देखें, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रीजन है इसकी. फॉर एग्जांपल दिस इज, ये आपके पास एक नर्व फाइबर है, ठीक है. ये एक दूसरा नर्व फाइबर है, न्यूरॉन है, ठीक है. और ये तीसरा एक न्यूरॉन है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ये तीनों न्यूरॉन्स हैं और इन न्यूरॉन्स के अंदर मैंने आपको कहा कि इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स की जो माइलिनेशन है वो कौन करता होता है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स. फॉर एग्जांपल दिस इज दी ओलिगोडेंड्रोसाइट. ये ओलिगोडेंड्रोसाइट है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसकी एक्सटेंशन है और इसकी एक्सटेंशन जो है वो बेसिकली सराउंड करती है इस एक न्यूरॉन को भी, ये सराउंड करती है इस दूसरे न्यूरॉन को भी, और इसकी जो एक्सटेंशन है ये एक्सटेंड करती है अपनी शी माइलिन को और ये इस थर्ड न्यूरॉन की माइलिनेशन करता होता है.
तो यहाँ पे एक चीज जो है वो समझने वाली है कि हाँ कि इसने बंद कर दो कि इस ओलिगोडेंड्रोसाइट ने ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या करता है, ये एक टाइम पे 3 न्यूरॉन्स की माइलिनेशन करता है। एक सेल, वन ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द माइलिनेशन ऑफ 3 न्यूरॉन्स। ठीक है, जब वो 3 न्यूरॉन्स की माइलिनेशन करवाएगा तो और जबकि श्वान सेल जो है वो एक टाइम पे एक सेगमेंट की या एक पोर्शन की माइलिनेशन करता है। ठीक है, हर एक के लिए वो सेपरेट है। सो डेफिनेटली जब यहाँ पे माइलिनेशन है, यहाँ पे जब ओलिगोडेंड्रोसाइट जब एक से ज्यादा न्यूरॉन्स की माइलिनेशन करता है, बेटे यार कौन है, उसको बंद कर दें अपना माइक्रोफोन। अच्छा, तो ये एक से ज्यादा की जब माइलिनेशन करेगा, सो डेफिनेटली अगर ये डैमेज होंगे तो जब इनकी रीजनरेशन होगी तो उसमें क्या होगा कि आपने देखा होगा ना, चले मैं आपको जनरल एग्जांपल लेता हूँ। आपने देखा है कि जब कभी भी फ्रैक्चर होता है, सो फ्रैक्चर में क्या करते हैं, वो उसके हाथ को या उस एरिया को जो है उसके ऊपर वो प्लास्टर लगा लेते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा लेते हैं। उसकी मेन रीजन क्यों लगाते हैं, बिकॉज उस पर्टिकुलर एरिया की मूवमेंट को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करना होता है, उस पर्टिकुलर एरिया की मूवमेंट को लिमिटाइज करना होता है। ठीक है, इन गिया-बारे सिंड्रोम हम पेशेंट के को वेंटिलेटर पे डाल के हम उसके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की वर्किंग को कम कर देते हैं, तो उसकी वजह से उनमें जो मूवमेंट है, न्यूरल मूवमेंट्स जो है, नर्व्स की जो मूवमेंट है वो लिमिटाइज हो जाती है। उस लिमिटाइज होने की वजह से श्वान सेल फाइंड टाइम टू रिकवर। ठीक है, और श्वान सेल जो है वो अपना काम कर जाते हैं और वो रीजनरेशन करवा देते हैं। जबकि जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की माइलिनेशन जब डीमाइलिनेटिंग डिजीज होती है, सो उसमें हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ही आपका सारी बॉडी की एक्टिविटीज डिपेंडेंट है। वो न्यूरॉन्स को जो है उनको रेस्ट देना और उनको उनकी मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करना, उनकी मूवमेंट्स को कम करना, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो इस वजह से, और ये जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं, ये जो है रीजनरेशन के अंदर बड़ा टाइम लगाते होते हैं, उनकी रीजनरेशन ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होती है, इम्पॉसिबल होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट्स जो हैं वो अक्सर जो है वो मतलब बहुत थोड़े ऐसे होते हैं जो रिकवर करते हैं, बहुत सारे जो है वो उसमें जो है वो जो है उनकी रिकवरी जो है वो पॉसिबल नहीं होती। उसकी मेन रीजन मैंने आपको बताई कि वहाँ पे एक ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो है वो एक से ज्यादा न्यूरॉन्स की माइलिनेशन करता होता है। इस वजह से ये तीनों नर्व फाइबर्स जो हैं इस एक ओलिगोडेंड्रोसाइट पे डिपेंडेंट है अपनी माइलिनेशन के लिए, जबकि पेरिफेरल सिस्टम के न्यूरॉन जो हैं वो एक इंडिपेंडेंटली जो है श्वान सेल के पे उनके लिए इंडिपेंडेंट श्वान सेल है जो कि माइलिनेशन जो है उसकी करवाता है। सो इस वजह से यहाँ पे माइलिनेशन पेरिफेरल सिस्टम में तेज होती है, फास्ट होती है एज कम्पेयर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि पेरिफेरल सिस्टम की जो डीमाइलिनेटिंग डिजीज है उनकी प्रोग्नोसिस अच्छी होती है, प्रोग्नोसिस गुड होती है। प्रोग्नोसिस कहते हैं चांस ऑफ रिकवरी को ना, कि कितना जो है वो बेटर हो रहा है, कितने जो है वो इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो और जबकि CNS की डीमाइलिनेटिंग डिजीज के अंदर यही प्रॉब्लम है कि उसमें जो है जो सप्लाई है या जो कनेक्टिविटी है वो मैंने अभी आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता दिया कि हमारे पास लिमिटेशंस क्या हैं वहाँ पे। इस लिमिटेशन की वजह से जो है फिर आपके पास जो है उसमें रिकवरी या जो उसकी प्रोग्नोसिस है वो थोड़ी वो पुअर होती है, और जो रीजनरेशन प्रोसेस है वो भी स्लो होता है। ठीक है, अब यहाँ तक तो है हमने डिस्कस कर लिया कि इस लेसन के अंदर सारा हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, लोकल और एक्शन पोटेंशियल के दरमियान डिफरेंस हमने डिस्कस किया, रिफ्रैक्टरी पीरियड डिस्कस किया, फिनोमेना ऑफ एक्युमुलेशन को हमने डिस्कस किया। उसके बाद फिर हमने कल जो है डिस्कस किया थे टाइप ऑफ साइनेप्सेस के कौन कौन से साइनेप्स हैं, इलेक्ट्रिकल और केमिकल साइनेप्स की हमने बात की। और उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया माइलिनेटेड जो फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जो कि स्पीड ऑफ कंडक्शन को इफेक्ट करते हैं, जिसमें डायमीटर और माइलिनेशन को हमने डिस्कस किया। और आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया वो 2 एग्जांपल्स लिए डीमाइलिनेटिंग डिजीज की। एक वो टाइप जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डीमाइलिनेटिंग डिजीज है और जिसको हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं, और एक दूसरी डिजीज जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की डीमाइलिनेटिंग डिजीज है जिसको हम गुआ-बारे सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ तक हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया। अब आप लोगों की एक छोटी सी असाइनमेंट है, पूरा वीक है ना, सो असाइनमेंट कुछ लिखना नहीं है, कोई ज़्यादा वो नहीं करना, बस आपने सिर्फ 10-15 मिनट के लिए सर्च करना है
और आपने ये देखना है, क्योंकि आप लोग न्यूट्रिशनिस्ट हो, आप लोग ऐसे तीन न्यूट्रिएंट्स के जो है वो आप लोग उसको फाइंड करोगे, उसको सर्च करोगे, जो कि बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है, जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं जिनको डीमाइलिनेटिंग कोई डिजीज़ होती है। सो उसमें बेसिकली जो डाइटरी रिकमेंडेशंस होती हैं, उन डाइटरी रिकमेंडेशंस के अंदर कौन सी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो नॉर्मली हम पेशेंट को ज़्यादा देते हैं, ताकि जो कि रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं फॉर दी, जो कि रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द रीजनरेशन ऑफ नर्व्स, ठीक है। वो आपने दो न्यूट्रिएंट्स जो हैं, दो न्यूट्रिएंट्स आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं और वो आपने जो है वो सेंड करने हैं, ठीक है, ग्रुप में, ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं न्यूरोनल रीजनरेशन में। सिंपल इस तरह से कर लें, अगर आपको पेरिफेरल सिस्टम के और सेंट्रल सिस्टम के डीमाइलिनेटिंग को डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो, तो आप सिंपल वो वाले न्यूट्रिएंट्स जो कि नर्व रीजनरेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, उसमें बेटर, उसमें अच्छा काम करते हैं, उनकी रीजनरेशन को अच्छा करते हैं, उनकी रीजनरेशन को फास्ट करते हैं, तो उसको आपने सर्च करना है और आपने सेंड करना है ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, ठीक है। सो ये आप लोग की असाइनमेंट हो गई, इसको थोड़ा सा पढ़िएगा, 10-15 मिनट आपके लगेंगे और उसके बाद फिर आप उसका जवाब जो है वो पोस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे। और हमारा यहाँ तक हमारी बेटे सेल फिजियोलॉजी जो है वो हमने तो स्टार्ट जो की थी वो यहाँ पे एंड हो रही है, और कल से जो है हम नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह मस्कुलर फिजियोलॉजी, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, और उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स को डिस्कस करेंगे और उनकी डिटेलिंग करेंगे, उनके स्ट्रक्चर को, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को, और इस तरह से हम आगे फिर चलते जाएंगे, ठीक है जी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी बात की समझ ना आई हो, सो आप लोग पूछ यस सकते हैं। सर, ये जो माइलिनेशन है, ये सारे बॉडी के जितने भी न्यूरॉन्स हैं सबके अंदर प्रेजेंट होती है माइलिनेशन? बेटे जो श्वान सेल्स हैं ना, श्वान सेल्स, अगर मैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करूं, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो नर्व फाइबर्स हैं वो कुछ माइलिनेटेड हैं, कुछ अनमाइलिनेटेड हैं, ठीक है। तो अगर मैं कंपेयर करूं उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ, तो मैं कहूँगा कि यार जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नर्व फाइबर्स हैं वो उसमें माइलिनेटेड, अनमाइलिनेटेड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू माइलिनेटेड, जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपको ज़्यादातर माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स मिलेंगे, इक्के दुक्के आपको अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स मिलेंगे। लेकिन जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझाई डिफरेंस माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स का, वो ये है कि अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है तो उसमें क्या होगा कि अगर अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर है उसके इर्द गिर्द भी श्वान सेल होगा, बट श्वान सेल माइलिनेशन नहीं करेगा, शीट्स नहीं बनाएगा, ठीक है। जबकि जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होंगे उसके जो श्वान सेल्स होंगे वो माइलिनेशन करेंगे, शीट्स बनाएंगे। तो ये डिफरेंस है दोनों में, ऑल्दो बोथ हैव श्वान सेल्स दोनों में होंगे जिस तरह से। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो अगर माइलिनेटेड अनमाइलिनेटेड दोनों में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होंगे, लेकिन एक में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स माइलिनेशन करेगा, दूसरे में नहीं करेगा, ठीक है। सो ये हमारे पास डिफरेंस है। इसका मतलब ये है कि अनमाइलिनेटेड और माइलिनेटेड दोनों में श्वान सेल्स होते हैं या दोनों में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं, बट जिसमें ये दोनों सेल्स माइली शीट्स इर्द गिर्द उसकी शीट्स बना लेते हैं, सो उन नर्व फाइबर्स को फिर हम माइलिनेटेड कहते हैं। जिसमें वो शीट नहीं बनाते, जस्ट उसको कवर करते हैं, so that those are basically the unmyelinated nerve fibers, ठीक है। ठीक है सर, फिर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो नॉन माइलिनेटेड है उनके अंदर भी तो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होता है। जब जी ये इस डिजीज के अंदर अनमाइलिनेशन होती है तो अनमाइलिनेशन की वजह से नहीं नर्व इम्पल्स मतलब वो ट्रांसफर नहीं कर सकता बगैर माइलिनेशन के बगैर? जी मैं यहाँ पे डीमाइलिनेशन की जो बात कर रहा हूँ ना, वो इन टर्म्स ऑफ मैं ये इनके जो सेल्स हैं इनके डैमेज की बात कर रहा हूँ। ये जो सराउंडिंग सेल्स हैं ना, वो तो दोनों में सराउंड कर रहे हैं ना, माइलिनेटेड भी और अनमाइलिनेटेड में भी। मैं बेसिकली जो हम डीमाइलिनेटिंग डिजीज कहते हैं ना, हम बेसिकली उसमें पॉइंट आउट कर रहे होते हैं इन सेल्स को, हम की तरफ हमारा इशारा होता है। उसमें ये सेल्स डैमेज होते हैं जो कि कवरिंग एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अनमाइलिनेटेड के अंदर भी ये कवर करता है उसके एक्सोन्स को। तो ये बेसिकली ये कवरिंग जो है, ये जो कवरिंग है, इट हैज बेसिकली द एबिलिटी, ये इम्पल्स को, नर्व इम्पल्स को, जनरेशन को और उसकी मूवमेंट को जो है वो फास्ट करता होता है, कंडक्शन को फास्ट करता होता है। सो बेसिकली इन डीमाइलिनेटिंग डिजीज के अंदर बेसिकली हम जब कहते हैं तो हम कहते हैं कि यार ये सेल्स डैमेज हो गए, इसकी वजह से वो लेयर डिस्टर्ब हो गई है।
सो जब ये लेयर नॉर्मली रिक्वायर्ड होती है फॉर दी कंडक्शन, तो इसलिए हम डीमाइलिनेटिंग डिजीज के अंदर जब हम बात करेंगे तो हम इन सेल्स के डैमेज की तरफ हमारा इशारा होगा, और जब ये डैमेज होंगे तो डेफिनेटली फिर नर्व इम्पल्स कंडक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू, समझ आ गई। जी 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 बेटे, किसी और का कोई क्वेश्चन हो? सर जो आपने असाइनमेंट दी है इसमें बस नेम से सर्च करने हैं? नेम सर्च करने हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, और फिर वो किस किस फूड में होते हैं। ठीक है, सही है, बस इतना सा काम है, ताकि आप लोगों को ना अपने इससे भी थोड़ा सा हो कि हम आप साथ साथ आपको पता हो ना कि यार ये कोई नर्वस डिजीज है, कोई डीमाइलिनेटिंग डिजीज है जिसमें न्यूरॉन रीजनरेशन होती है, सो उस रीजनरेशन में कौन से न्यूट्रिएंट्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को, हम साथ साथ डिजीज पढ़ रहे हैं या साथ साथ हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो उसको हम लिंक करने की कोशिश करेंगे विद न्यूट्रिशन, ठीक है। और मैं भी अगली दफा फिर आपको आपके साथ जो है वो डिस्कस करूंगा, शेयर करूंगा उस चीज को, ठीक है। तो आप लोग उसको प्लीज सर्च कर लीजिएगा और मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। कोई सवाल तो नहीं किसी का और? नो सर। चलें, थैंक यू बेटे, अल्लाह हाफिज़, फिर इंशाल्लाह अगली दफा। अल्लाह हाफिज़ सर।